गुड इवनिंग सेमेस्टर 4। आज जो मैं आपको थियोरी समझाने जा रही हूँ वो है कार्ल मार्क्स थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिए कहीं मैंने पढ़ा था कि रेमंड आर्यन हैं कोई थिंकर, तो उन्होंने कहा था, फ्रेंच थिंकर हैं, उन्होंने कहा था कि कार्ल मार्क्स वर्क कैन बी एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स, इन 5 आवर्स, इन 5 ईयर्स एंड 50 ईयर्स, दैट इज हाफ सेंचुरी। तो वही वाली बात आती है कि 5 मिनट में भी समझाया जा सकता है, लेकिन अगर सही मायने में कार्ल मार्क्स को हमें समझना है तो आधी सेंचुरी भी उसके लिए कम है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके को कार्ल मार्क्स के बारे में बताती हूँ। और अगर एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अब ये सब चीज़ें आपके एमसीक्यू में काम आएंगी, तो कार्ल मार्क्स कैन राइटली बी कॉल्ड एज अ फादर ऑफ सोशलिज्म। और उनकी जो किताब है बच्चों, दास कैपिटल, वो इतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है वेल्थ ऑफ नेशंस के, जो एडम स्मिथ ने लिखी थी। और कार्ल मार्क्स हैज़ बीन रिगार्डेड एज मार्क्स द प्रॉफिट। और मार्क्स द प्रॉफिट का मतलब इनको बिल्कुल एक बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, ईश्वर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल एक तरह से बहुत बड़ी पदवी दी गई है, पैगंबर मानते हैं। और उनकी जो विचारधारा है और जो उनकी किताब है दास कैपिटल, उसको बाइबल के समान एक तुलना की गई है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। समझ रहे हैं आप? तो सोशलिज्म जिसमें हम गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, जिसमें हम सोशल मोटिव की बात करते हैं, हम सामाजिक लाभ की बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसके पैगंबर हैं, फादर ऑफ सोशलिज्म हैं। उनको इतनी बड़ी जो एक उपाधि दी गई है। अब ये जो इनकी थियरी है, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दास कैपिटल वाज द बुक रिटन बाय हिम, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ, और इनकी किताब को इतना बड़ा उपाधि मिली है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। अब इस थियरी का जो एजम्पशन है मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। देखिए, पूरी जो थियरी है कार्ल मार्क्स की, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि पूरा सोशलिस्टिक आउटलुक है। तो यहाँ पर लेबर को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, लेबर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। और कैपिटलिज्म को ये माना गया है कि एक्सट्रीम ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिज्म के लिए तो कहा गया पूंजीवाद शोषण व पतन की चरम सीमा है। अच्छा, लेबर को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, सरप्लस वैल्यू, आगे जाकर सरप्लस वैल्यू आएगा, अतिरेक मूल्य आएगा, उसके बेसिस पर लेबर को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आगे समझाऊंगी सरप्लस वैल्यू क्या है। और इनका मानना है, इनके जो थियरी का एजम्पशन है कि अगर हम एक्सप्लॉइटेशन को तोड़ना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रेक द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, यूनिटी अमंग लेबर इज इंपॉर्टेंट। कि भाई आपके जो लेबर्स हैं उनके बीच में एकता होना बहुत ज़रूरी है। और शायद लेबर इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं किसी रेफरेंस में आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी अगर पढ़ा होगा तो वो इसी रेफरेंस में आता है। इस थियरी के जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसका मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन किया गया है, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था इसमें किया गया है, सरप्लस वैल्यू की बात करी गई है, अतिरेक मूल्य की बात करी गई है, कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करी गई है, पूंजी जो है हमारा संचयन जो है, एक्यूमुलेट करना, पूंजी संचयन की बात करी गई है, और कैपिटल क्राइसिस की बात करी गई है, पूंजी संकट की बात करी गई है। तो बाकी तो सब आप समझ ही लेंगे। मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात अगर आती है, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था की अगर बात आती है, तो उसमें हमने 4 बातें करी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करी है, प्रारंभिक साम्यवाद की बात करी है। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद तो एक्सट्रीम रूप है सोशलिज्म का। मतलब अब यहाँ पर मैं कैसे आपको एक बात, मतलब बहुत हल्का सा एग्जांपल दे रही हूँ। हम कहते हैं ना कि भाई ये तो बच्चा है, ये तो उसका पिता है, तो उसका दादा है। दादा माने एक्सट्रीम, मतलब एक क्या बोला जाएगा, स्टेटस वाइज। तो अगर सोशलिज्म में हम गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं, प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव की बात नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कम्युनिज्म तो उसका एक्सट्रीम रूप है। तो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन अगर हिस्ट्री में करा जाए कार्ल मार्क्स की थियरी का, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि साम्यवाद का भी एक्सट्रीम रूप आता है। एंशिएंट स्लेव स्टेज आती है, प्राचीन दास व्यवस्था। दास व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक जमींदार है, उसके जमींदार नहीं, मतलब एक मालिक है, एक उसका दास है। फ्यूडलिज्म में वही वाली बात आती है, जमींदारी सिस्टम की बात है, राजा है, उसके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, और फिर वही एक्सप्लॉयटेशन है। और उसका लास्ट रूप आता है जो इनकी थियरी में, दैट इज कैपिटलिज्म, दैट इज पूंजीवाद।
तो बच्चों आपको ये बात समझनी है कि इनकी जो थ्योरी है, याद रखिएगा, जो हमने इंटरप्रेट किया इनकी थ्योरी को, सबसे पहले मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री करा, जिसमें मैंने आपको बताया कम्युनिज्म से लेकर कैपिटलिज्म तक की बात बताई है। कम्युनिज्म, फिर स्लेव स्टेज, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, प्रारंभिक साम्यवाद, प्राचीन दास व्यवस्था, सामंतवाद और पूंजीवाद। अब हम आपको ध्यान होगा मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सियन थ्योरी में मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन आपको बता दिया। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है। अब सरप्लस वैल्यू में भी बच्चों आपको मैंने नोट्स भेजे हैं, और जब मैंने आपको नोट्स भेजे हैं तो आपने देखा होगा मैंने कुछ लास्ट पेज में सरप्लस थ्योरी को बहुत डिटेल में करा है, तो वो आप बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं तो आपको इतना बस बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में सरप्लस वैल्यू आए तो आप वहाँ पर उसमें आप कंफ्यूजन ना हो। देखिए मार्क्स ने जब सरप्लस वैल्यू की बात करी है, तो मार्क्स की जो सरप्लस वैल्यू को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि इस सरप्लस वैल्यू को सिद्धांत अगर हम नहीं समझे तो मार्क्स का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थियरी उसे समझ ही नहीं सकते। उनका मानना ये है कि लेबर पावर विच कैपिटलिस्ट परचेज इन द मार्केट, आपके पास जो लेबर है उसके पास बहुत अधिक शक्ति है कि वो अपनी वैल्यू से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। समझ रहे हैं आप? इसको समझें। उनका मतलब ये कि जो भी हमारी बाजार में प्रत्येक वस्तु का जो मूल है, तो उसके जो उत्पादन में लगे हुए श्रम हैं, जो लेबर है, माना ये आपके पास एक हाथ में मोबाइल है और मोबाइल को प्रोड्यूस करने में जो श्रम लगा है, जो मेहनत लगी है, तो ये हमें पता है कि उसकी जो मात्रा है, उसका जो लेवल है वो एक निश्चित होता है। तो श्रमिक जो होता है, जो लेबर होता है, वस्तु का उत्पादन करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, परंतु उस पर अधिकार किसका होता है? पूंजीपतियों का होता है। आप समझ रहे हैं ना? आज बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ये सब क्या बिना ये जो जहाँ पहुँचे हैं, क्या ठीक है इनका अपना दिमाग है, अपनी इनकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लेबर का कंट्रीब्यूशन तो है। तो जो ये सरप्लस जो प्रोड्यूस करते हैं, whatever hence a surplus is created by labor, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन उसका फायदा कौन ले रहा है? उसका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। उसका फायदा कौन ले रहा है? कैपिटलिस्ट ले रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट का जो एक मुख्य उद्देश्य होता है, द एम ऑफ कैपिटलिस्ट क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सरप्लस वैल्यू को हम बढ़ाएं। मतलब अगर आप लेबर हैं, अगर मैं लेबर हूं, मैं 5 घंटा काम कर सकती हूँ, तो मेरे से वो 7 घंटा जो काम लेंगे, और काम लेने से जो एक्सप्लॉयटेशन होगा, जो मेरी सरप्लस वैल्यू होगी, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? एक कैपिटलिस्ट को होगा। तो एक तो वर्किंग डे बढ़ा देते हैं हमारे, भाई अगर संडे नहीं काम करना, सैटरडे नहीं काम करना, तो आपने 5 के 7 दिन कर दिए, और हमारी वेज को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। मतलब जितनी हमें जीवन निर्वाह के लिए वेज चाहिए उसको इन्होंने कम कर दिया। तो अब क्या हुआ? आपने वर्किंग डे भी हमारा बढ़ा दिया और वेज भी कम कर दी। तो जो एक सरप्लस वैल्यू है वो क्रिएट हो गई, और सरप्लस वैल्यू क्रिएट होने का मतलब अतिरेक मूल्य जो क्रिएट हुआ, वो उसका लाभ किसको हुआ? हु इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ इट, एडवांटेज ऑफ द सरप्लस वैल्यू? द एडवांटेज लेने वाला व्यक्ति कौन है? एडवांटेज लेने वाला व्यक्ति कैपिटलिस्ट है। तो आई बात आपको समझ में? आप अपने नोट्स में शायद मैंने नहीं भेजा होगा, मैं भेज देती हूँ अभी आपको, बिकॉज वहाँ पर लिखा हुआ है सी द लास्ट पेज फॉर द डिटेल्स। तो ये बिल्कुल रजिस्टर के लास्ट में, तो इसलिए मैंने नहीं भेजा होगा। तो सरप्लस वैल्यू का मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई? 30 रुपया हुई, लेबर को आपने कितना दिया? 18, है ना? तो अब आप ये बात समझिए कि यहाँ पर सरप्लस वैल्यू इज 52 रुपीज, विच हु गेट्स? कैपिटलिस्ट को मिल जाती है। समझ गए? तो सरप्लस वैल्यू याद रखिएगा, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। इट इज द एडिशनल वैल्यू ऑन विच, एडिशनल वैल्यू, और या एडिशनल वैल्यू कह लीजिए, विच वर्कर प्रोड्यूसेस बट डज नॉट गेट पेड फॉर। सरप्लस वैल्यू एक अतिरिक्त मूल्य है जो वर्कर प्रोड्यूस तो कर रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। तो जितनी भी सरप्लस वैल्यू ज़्यादा होगी उतना एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। और सरप्लस वैल्यू क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। आपने वर्किंग डे बढ़ा दिया, आपने वेजेस कम कर दी, आपने प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ा दी। तो फायदा किसको हुआ? वर्किंग डे बढ़ाने से फायदा किसको हुआ? कैपिटलिस्ट को हुआ। वेज रिड्यूस करने से फायदा किसको हुआ? कैपिटलिस्ट को हुआ। प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ी तो फायदा किसको हुआ? कैपिटलिस्ट को हुआ। तो सरप्लस वैल्यू बच्चों ध्यान रखिएगा, डोंट फॉरगेट, इट इज प्योरली एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ये आर्थिक अवधारणा है।
तो आपने देखा कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सियन थ्योरी में मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी बता दिया, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी बता दिया कि भाई ये प्योर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बहुत जल्दी समझाने जा रही हूँ कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी सरप्लस वैल्यू होगी, जितना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेट होगा, पूंजी का संचय होगा। तो कैपिटलिस्ट का मेन मोटिव क्या होता है कि सरप्लस वैल्यू को बढ़ाएं। आप 3 घंटे काम करते थे, आपने 5 घंटे काम किया, 5 घंटे काम करने से फायदा किसको हुआ, कैपिटलिस्ट को हुआ। कैपिटलिस्ट का क्या चीज़ ज़्यादा एक्यूमुलेट हुई, कैपिटल एक्यूमुलेट हुआ, पूंजी संचय हुआ। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन के पीछे कौन चला आ रहा है, सरप्लस वैल्यू चली आ रही है ना। जितनी अधिक सरप्लस वैल्यू होगी उतना अधिक आपका क्या होगा, कैपिटल एक्यूमुलेट होगा। और कैपिटल एक्यूमुलेट होगा तो आप ये देखिए कि वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर पाएगा। मतलब कैपिटल एक्यूमुलेट का मतलब आप यहाँ पर आपको समझना है कि ये सरप्लस वैल्यू से इसका ओरिजिन हो रहा है, इसका जो कारण है वो सरप्लस वैल्यू है। और कैपिटलिस्ट जो है अपना प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है, री इन्वेस्ट करने से उसका कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ता है। तो बड़ा अच्छी, मैं आपको अगेन आई एम पॉइंटिंग आउट, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए कहते हैं कि मार्क्स ने जो ये एडिशनल लेबर फोर्स है उसके पास, जिससे वो क्या निकाल रहा है, सरप्लस वैल्यू निकाल रहा है। सरप्लस वैल्यू के बाद क्या निकल रही है, कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, पूंजी संचय हो रहा है। तो इसको उसने क्या कहा है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर कहा है। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। रिजर्व आर्मी श्रम की सुरक्षित फौज कहा है। पूंजीपति अतिरिक्त श्रम शक्ति का जब सृजन करते हैं तो उसको लिए उन्होंने एक टर्म दिया है, श्रम का सुरक्षित, श्रम की सुरक्षित फौज, दैट इज रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर से क्या मिला उसको, सरप्लस वैल्यू मिली। सरप्लस वैल्यू से क्या मिला उसको, कैपिटल एक्यूमुलेशन मिला, पूंजी संचय मिला। अब कहानी, हमारी थ्योरी जो है वो यहाँ पर 4 पॉइंट्स में आकर सिमट जाती है। कैपिटल क्राइसिस, अब आपको समझना पड़ेगा कि नहीं 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 नहीं, सब कुछ अच्छा नहीं है। अब क्या हो रहा है, पूंजी संकट आने वाला है। अल्टीमेट कॉज जो इकोनॉमिक क्राइसिस का है, जो संकट का है, जो पूंजी संकट का है, जो आर्थिक संकट का है, इकोनॉमिक संकट आए हैं ना, आपने देखा है 2007 में भी आया था, अमेरिका में भी आया था। वो क्या है, गरीबी और जो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। बच्चों, आप एमए फाइनल के बच्चे मुझे अगर सुन रहे हैं तो आप एक छोटा सा, हम आपका एक सर्वे कर लेते हैं कि हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे की अगर परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो अल्टीमेट उसका नुकसान किस पे आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कैपिटल क्राइसिस कैसे बादल घिर रहे हैं बारिश आने से पहले। तो इकोनॉमिक क्राइसिस का मेन कारण गरीबी है और लिमिटेड परचेसिंग पावर ऑफ द मासेस है। अब आप ये देखिए, शुरू में क्या होता है इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसा नहीं कि डिमांड कम होने से ही आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस ओवर प्रोडक्शन, आपका इतना प्रोडक्शन हो गया कमोडिटीज़ का, इतने सारे जो हैं क्या कहते हैं, मार्केट में मोबाइल आ गए, मार्केट में इतने सारे मोबाइल आ गए, मार्केट ही नहीं मिल रहा उनको, उनकी कीमतें गिर जाएंगी, कीमतें गिर जाएंगी तो उसके बाद उनका प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो वेजेस अपने आप ही कम हो जाएंगी, और वेजेस अपने आप कम हो जाएंगी तो फिर आप ये देखिए जितने भी हमारे छोटे काम करने वाले उनका तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात कार्ल मार्क्स ने कही है, क्राइसिस ऑलवेज फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लार्ज न्यू इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा इस बात का कि संकट बड़े निवेशों का प्रारंभ बिंदु फिर से बन जाता है। क्राइसिस क्या बन जाता है, पहले क्राइसिस हुआ, और क्राइसिस क्यों हुआ, क्राइसिस में आपने देखा ना कि ओवर प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, मार्केट नहीं मिला उन कमोडिटीज़ को, कीमतें गिर गई, प्रोडक्शन कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि जब बिल्कुल सब कुछ खराब बर्बाद हो गया, फिर एक स्टार्टिंग सूर्योदय होता है। क्राइसिस के कारण, संकट के कारण फिर अब आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स होने शुरू होते हैं। फिर वही बात आती, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट होगा, डिमांड होगी, प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगी। तो क्राइसिस ही कभी कभी कहते हैं ना, फेलियर आगे के दरवाजे खोल देता है। तो क्राइसिस ऑलवेज फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यू लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। तो आप ये देखिए कि मार्क्स की थ्योरी, आप कुछ आपको आइडिया लग गया होगा जो मैंने बताया कि भाई दास कैपिटल इन्होंने किताब लिखी और इनकी किताब को बाइबल ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है। इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन, और इनको मार्क्स द प्रॉफिट कहा जाता है, इनको पैगंबर कहा जाता है। और शुम्पीटर ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं भूल गई थी बताना। शुम्पीटर ने कहा मार्क्सिज्म, मार्क्स के द्वारा जो बातें कही गई हैं वो एक रिलीजन है, वो एक धर्म बन गया है।
और आपने एजम्पशंस में भी देखा कि लेबर को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। कैपिटलिज्म को तो बिल्कुल एक्सट्रीम कहा गया है संकट का और शोषण का, और उसको तोड़ने का एक ही तरीका है यूनिटी अमंग द लेबर, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर मैंने आपको 4 पॉइंट्स मार्क्सियन थ्योरी के बताए। मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। याद रखिएगा सरप्लस वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और उसको कौन क्रिएट करता है? लेबर क्रिएट करता है। पर क्रिएट लेबर करता है, फायदा कौन लेता है? कैपिटलिस्ट लेता है। कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे होता है? सरप्लस वैल्यू के कारण होता है। जब सरप्लस वैल्यू होगी, लेबर के द्वारा क्रिएट की जाएगी, फायदा कैपिटलिस्ट लेगा, तभी तो कैपिटल एक्यूमुलेट करेगा। और उसके बाद संकट बताया है। संकट भी कैसे हुआ है? ओवर प्रोडक्शन से हुआ है। लेकिन लास्ट में हमने कहा है कि संकट से ही लार्ज इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग होती है। शॉर्ट में ख़त्म करते हैं और एडवांटेजेस कर लेते हैं मार्क्स के मॉडल की। तो मार्क्स ने जो अपना कार्ल मार्क्स ने जो मॉडल दिया इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसने इम्पोर्टेंस तो जी है, महत्व जो दिया है, बेसिकली आप ये देखेंगे कि बेरोज़गारी की समस्या को बहुत उन्होंने हाईलाइट किया है। और मार्क्स बहुत सही थे जब उन्होंने एम्फसाइज किया था कि देयर शुड बी अ वेरी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही बच्चों जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी टॉक अबाउट स्टेबल डेवलपमेंट। और वो तभी संभव है जब एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट होगा, बैलेंस स्ट्राइक होगा बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब उपभोग और निवेश में। आप उपभोग करे जा रहे हैं और निवेश नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो भी समस्या है। आप अगर प्रोडक्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आप उपभोग नहीं कर रहे हैं, आपका कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है कंज्यूमर्स का, तो भी आप ये देखिए कि असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर आती बात, मार्क्स ने एक और बातें अपनी प्रकाश डाला है, थ्रोन लाइट ऑन मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने बात करी थी, जो आपको याद होगा मैंने शुरू में 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, तो मार्क्स ने पूंजीवाद में विकास की जो बात करी है, विकास की जो ऐतिहासिक अवस्थाएं हैं, हिस्टोरिकल जो मतलब स्टेजेस हैं, उनका एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया है, जिसमें आपको ध्यान होगा कैपिटल एक्यूमुलेशन आता है। याद है मैंने आपको समझाया था कैपिटल एक्यूमुलेशन, पूंजी संचय का मेन कारण क्या था? सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्रिएट कौन करता है? लेबर। फायदा कौन लेता है? कैपिटलिस्ट। सरप्लस वैल्यू और कैपिटल क्राइसिस। लास्ट में तो उन्होंने आकर कह दिया अल्टीमेट कॉज जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का, कैपिटल क्राइसिस का, वो गरीबी है। अब आप ये देखिए ना, गरीबी, बेरोजगारी, और ये क्यों है? क्योंकि इसलिए हो रही है क्योंकि भाई परचेजिंग पावर ही नहीं, लोगों की क्रय शक्ति नहीं है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आएगा। प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, मार्केट ही नहीं मिल रहा है, कीमतें गिर रही हैं, प्रोडक्शन गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था ना, सूरज निकलेगा, नई किरणें आएंगी। क्राइसिस ऑलवेज फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लार्ज न्यू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है एडवांटेजेस की। जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने मेरे एडवांटेजेस बता दिए आपको कि भाई अपने मॉडल को अच्छा, बिल्कुल बढ़िया मॉडल बनाने के लिए उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हाईलाइट किया है, और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के पैटर्न में जो बैलेंस है बहुत ज़रूरी है, और एक मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन तो दिया ही दिया है। अब भाई जहाँ आप ये देखेंगे कि थियोरी की तारीफ होती है, थियोरी की एडवांटेजेस की बात की जाती है, उसके स्ट्रेंथ की बात करी जाती है, तो भाई उसमें क्रिटिसिज्म भी है, वीकनेसेस भी हैं। मार्क्स को क्रिटिक्स ने कह दिया अ फॉल्स प्रॉफिट। अ फॉल्स प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो हम उनको कह रहे हैं कि भाई ये जो ये है आपके मार्क्स को कहा गया पैगंबर हैं, ये तो सब उन्होंने कहा क्रिटिक्स ने, ये सब बातें जो हैं गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स कोई पैगंबर नहीं है। और कम्युनिस्ट स्टेट्स जो हैं वो गरीब रहे हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के मुकाबले में। लेबर को सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी थ्योरी में इम्पॉर्टेंस दी उन्होंने, कहा क्रिटिक्स ने कि लेबर तो सबसे ज़्यादा मिजरेबल है ना। तो मार्क्स को ये कहकर कर दिया कि मार्क्स कोई प्रॉफिट नहीं थे, कोई पैगंबर नहीं थे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये माना है, क्रिटिक्स ने बात कहा है कि मार्क्स का मानना था, उनकी थियरी में जो हाईलाइट किया गया था कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसा नहीं है। दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही बेरोज़गारी को बढ़ावा दे रही है। नई नई टेक्निक्स आ रही हैं तो
अल्टीमेटली कभी मैंने आपके साथ जिक्र करा होगा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लेकिन देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी का कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसा नहीं है क्रिटिक्स का कहना। देखिए, आप और मैं तो यहाँ पर कोई बात अपनी रख ही नहीं रहे ना। मार्क्स की थियोरी हमने समझाई और क्रिटिक्स जो हैं वो मार्क्स की थियोरी को क्रिटिसाइज करे। तो उन्होंने कहा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा नहीं देती। फिर बात आती है फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट नॉट करेक्ट। मार्क्स ने कहीं ना कहीं जिक्र करा होगा, जिसको फिर क्रिटिसाइज करा गया कि भाई आप क्योंकि आप ये देखिए कि प्रॉफिट जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, एक स्टेज के बाद कम आने शुरू हो जाते हैं, इसको भी क्रिटिक्स ने कहा कि ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जब होंगे, तकनीकी नव प्रवर्तन होंगे, तो वो कैपिटल सेविंग होते हैं और आपके पूंजी बचत होती है और आपके प्रॉफिट्स को बढ़ावा देते हैं। और जब आपके प्रॉफिट्स को बढ़ावा देंगे तो फिर वेजेस भी बढ़ेंगी। तो जो ये फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट है, इसको भी क्रिटिक्स ने बिल्कुल कह दिया कि नहीं, ये बात सही नहीं है। स्टैटिक एनालिसिस, मार्क्स के लिए एक चीज़ और कही गई है, बुराई करी गई है कि मार्क्स ने जितनी भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करा, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, वो स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस के को ज़्यादा मतलब से ज़्यादा नज़दीक है। आई मीन आज के डायनेमिक वर्ल्ड में, आज के प्रावेगिक जो हमारी जो आर्थिक समृद्धि है, तो ये उस बात को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो मार्क्स का एनालिसिस है वो स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस है। किसका मानना है? क्रिटिक्स का मानना है। और कैसे माहौल में, कैसे एनवायरनमेंट में, जबकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। फिर उन्होंने ये कहा है कि मार्क्स कुड नॉट अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटलिज्म। मार्क्स ने ये रियलाइज नहीं किया कि जब हमारी डेमोक्रेसी आती है, हमारा जो प्रजातंत्र आता है, तो ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म में भी तो बहुत सारे लोचशीलता है। मार्क्स ने तो ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि कैपिटलिज्म के अंदर ही डिस्ट्रक्शन के बीज होते हैं, लेकिन वो रॉन्ग प्रूव हुए ना। आज बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ, कार्ल मार्क्स तो खैर अपनी जगह, हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए कार्ल मार्क्स तो वाकई एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी बात को हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, रशिया जैसी कंट्री जो कि सोशलिस्ट का पूरा आधार थी, सोशलिज्म का, वहाँ भी कैपिटलिज्म आ गया है। तो आप ही बताइए कि हाँ, इंडिया जरूर मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में दोनों फीचर्स हैं, कैपिटलिज्म के भी हैं और सोशलिज्म के भी हैं, पर ये तो बच्चों आपको मानना पड़ेगा कि आज हम भी तो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं ना। तो जो मार्क्स ने कह दिया था कि कैपिटलिज्म कंटेन्स विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के बीज पूंजीवाद में होते हैं, तो वो तो एक तरह से गलत प्रूव हो रहा है। ये बात हम अग्री करते हैं कि कैपिटलिज्म में बहुत सारे इविल्स हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन आज कैपिटलिज्म ही तो उभर कर आ रहा है। तो इस बात से हमको मानना पड़ेगा कि जो मार्क्स की थियरी है, इट इज़ नॉट फॉल्ट फ्री। उसमें कमियां जो निकाली हैं, किसने निकाली हैं कमियां? क्रिटिक्स ने कमियां निकाली हैं। लेकिन फिर हम यही बात कहेंगे कि वीकनेसेस होने के बावजूद भी मार्क्स की जो थियरी है, इट हैज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज भी मार्क्स की थियरी इतनी पुरानी होने पर भी आज भी मार्क्स की थियरी हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेयर एंड बाल्डविन ने कहा है, वी शुड अंडरस्टैंड मार्क्सिज्म बिकॉज टुडे ऑल्सो इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिटिकल रिलीजन विच इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द फ्यूचर ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। समझ रहे हैं बच्चों आप, मेयर एंड बाल्डविन ने कितनी अच्छी बात कही है। मार्क्सवाद को हमको समझना चाहिए। समझ रहे हैं आप? समझिए, आप भी समझिए, क्योंकि यह आज भी सबसे अधिक प्रभावपूर्ण राजनीतिक धर्म है। कैसा धर्म है? राजनीतिक, पॉलिटिकल रिलीजन है। और जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो एंड डेवलपिंग नेशन। जो विकसित और विकासोन्मुख देशों दोनों का भविष्य सुधारने में सहायक है। तो ये वाली बात आ जाती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मुझे लगता है आपकी जब ये थ्योरी कंप्लीट हो रही है, आज बहुत कोशिश कर मैंने ये थ्योरी को जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया है। तो इस पे जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप पहले क्वेश्चंस तो बच्चों आप एमसीक्यू तभी कर पाएंगे ना जब आप थ्योरी का आधार समझेंगे। आज हम जरूर
उस तरह से क्लास नहीं ले पाए जैसे कि एक प्रॉपर क्लास होती है, बिकॉज यू पीपल आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन सी वेदर यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। लेकिन इतना तो आप समझ गए होंगे कि कार्ल मार्क्स जो है बिल्कुल इनका इट इज़ अ रिलीजन, तभी तो लास्ट में हमने कहा ना इट इज़ अ पॉलिटिकल रिलीजन, एंड फॉर एवरी डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, आई मीन द नॉलेज, द इसका ज्ञान होना, इनकी थियरी का ज्ञान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं वो आप देख लीजिएगा, और थियरी आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंस जो है मार्क्स ने किसको दी है, लेबर को दी, और लेबर की एक्सप्लॉयटेशन को उन्होंने माना है कि जब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा सरप्लस वैल्यू हमारी क्रिएट होगी। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड